कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर लाइक वॉर एंड इस वॉर को जीतने के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए एक वॉर गाइड। फॉर यूसीड वी हैव यूसीड माई गाइड, जो तुम्हें हेल्प करने वाली है इन योर प्रिपरेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज दिवांश और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूसीड माई गाइड का। तो ये दिस बुक इज़ रिटन बाय जेसन नाडू। ठीक है, तो बेसिक हम पॉइंट्स पे आएंगे। व्हाट इज़ यूसीड वगैरह हमें नहीं जानना है। देन ये सब तो आपको पता ही होगा, 12th के बाद अपीयर कर सकते हैं, ड्रॉप ईयर के बाद, ये सब। तो इसके बारे में अगर आपको और जानना है यूसीड के बारे में तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मे बी आई बटन में ऊपर है। तो यस, ये बुक आज हम इस वीडियो में इस बुक का पूरा इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं। इसे हम बाइबल ऑफ यूसीड प्रिपरेशन भी कहते हैं। तो आज जानते हैं क्यों कहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ। 3 की स्किल्स जो इस बुक में बता रखी हैं फॉर बीइंग अ डिज़ाइनर। ठीक है, यूसीड क्या है? हमारा बैचलर इन डिज़ाइन के लिए एग्ज़ाम है। ठीक है, बीडेस के लिए हमारा एग्ज़ाम होता है। तो कौन सी 3 स्किल्स है जो डिज़ाइनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहले 2D एंड 3D विजुअलाइजेशन, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड डिज़ाइन सेंसिटिविटी। और इन्हीं 3 स्किल्स पे सारे क्वेश्चंस आते हैं यूसीड में। तो अगर हम सबसे पहले देखें 2D एंड 3D विजुअलाइजेशन, ठीक है, तो क्या होता है स्किल में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले बेसिक में जानते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये क्वेश्चन दिए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है, एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, होपफुली आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो सबसे पहले द इमेज शोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन डुप्लीकेटेड एंड रोटेटेड, विच ऑब्जेक्ट इज और आर नॉट अरेंज्ड अराउंड अ परफेक्ट सर्कल। तो परफेक्ट सर्कल के अराउंड कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक ट्रिक बता रखी है आंसर की। दिस इज टू अनफोकस योर आइज। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सर्कल में है कि ये सर्कल में है, ये सर्कल में है कि ये सर्कल में। बट जब आप अनफोकस करेंगे अपनी आंखों को तो आपको 2 ऑप्शन आराम से दिख जाएंगे, ये सी एंड डी। इसको ढंग से समझाने के लिए हमें दे भी रखा है कि रोटेशन जो है हमें थ्रो ऑफ कर रही है कि यार ये जो स्क्वायर है रोटेट हो रखे हैं, तो कई बार समझ नहीं आता है। मैंने इसका पाथ भी इसलिए छुपा रखा था कि आपको समझ ना आए पहले। बट जब आंसर दे रखा है तो हमें इजीली समझ में आ रहा है कि अच्छा यार ये सर्कल में तो है ही। तो इसको जानने के लिए एक तो ट्रिक ये होगी कि अनफोकस योर आइज ऐसे क्वेश्चन के लिए। दूसरी ट्रिक आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने खुद देखा है और खुद यूज़ करी है, इज़ कि आप अपनी A4 शीट को इसके ऊपर रख सकते हैं एंड अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। आपकी जो डिस्प्ले होगा मॉनिटर, उसमें ऑप्शन होगा जिससे आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, गामा वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। कोई भी नॉर्मल मॉनिटर जो होगा उसमें सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर में ब्राइटनेस बढ़ाई थी अपनी स्क्रीन में, तो वो भी आप कर सकते हो। बट द थिंग इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस मत करना कि तुम्हारी आंखें ही दर्द करने लगें। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं कि अपने आपने शीट, यहाँ पर आपने अपनी A4 शीट रख दी, देन उसके ऊपर आपने ट्रेसिंग स्टार्ट करी। तो आपने ये देखा कि यार ये सर्कल नहीं हो रहा है ढंग से, ये सर्कल ऐसे नहीं हो रहा। तो आपको आंसर विद प्रूफ पता चल गया, गेस वर्क नहीं करना पड़ा, और आप सी और डी आंसर्स पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यस, दिस वाज द फर्स्ट। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, नो लॉजिक नीडेड, बस 2D 3D विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन किस टाइप के होते बताने के लिए था। देन अगर हम जाते हैं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे या फिर स्किल पे, तो ये डिड्यूस करने के लॉजिक्स वगैरह की क्या क्या होता है। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए कि यार डिज़ाइनर्स को हमेशा अंडर प्रेशर तो काम करना ही पड़ता है ड्यूरिंग द कोर्स एज वेल एज देयर जॉब। उनके पास हमेशा होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो ये क्या होता है, आज की दुनिया में हर किसी के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि यार नॉलेज की कमी है, क्योंकि इंटरनेट पे सब चीज़ें अवेलेबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी लोगों से नहीं होते, तो जानते हैं क्या है इसमें।
देखो यार, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए स्क्रीन को पॉज करके पढ़ो और इसका आंसर निकालो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तुमने कर लिया होगा। तो देखो, जो ऑथर है उस बुक का, उसने ऐसे समझाया। तुम्हारा सबसे पहले एक काम रहेगा टू सेग्रीगेट दिस डेटा। तुम्हारा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन को तुम डाइजेस्टेबल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि तुम मन में जब तक करते रहोगे ना, तब तक तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा और तुम कंफ्यूज रहोगे। तो हमेशा डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम जाते हैं फिर ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड डिज़ाइन सेंसिटिविटी। तो डिज़ाइनर के पास एक हैबिट होनी चाहिए टू आस्क क्वेश्चन एंड ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, उसके पास क्यूरियोसिटी। आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं इफ़ यू हैव एन डिज़ाइनर्स आई। डिज़ाइनर्स आई क्या होती है? हर जगह चीज़ों को ढूंढना, करना, ऑब्जर्व करना, चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को ढूंढना, जबकि वो प्रॉब्लम थी भी नहीं। इसके बारे में तो हम डिस्कशन कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन पे जाते हैं। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द ऑप्शंस कैन बी एसोसिएटेड विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो यार, पहली बार जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मेरे को खुद समझ नहीं आया था इसमें हो क्या रहा है। कि अच्छा, ये ट्रायंगल है, ये शायद इसमें हो सकता है, ये भी ट्रायंगल है, और इसमें भी कहीं ना कहीं ट्रायंगल आ सकता है, वरना यहाँ पे भी कुछ ट्रायंगल है, इसमें तो है ही नहीं ट्रायंगल। देन यहाँ पे भी ट्रायंगल नहीं है, बट हाँ, इन सब में तो ट्रायंगल था। तो उसके अलावा फिर मैंने सोचा सर्कल भी हो सकता है, कि काइंड ऑफ ये सर्कल है, ये भी सर्कल हो सकता है, ये सर्कल ही है, ये सर्कल है, इसमें सर्कल नहीं है बट इसमें सर्कल है, तो सर्कल हो सकता था। बट हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, एंड जब आपको इसका आंसर मिलेगा तब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी था। तो इसका आंसर सी है। कैसे? फिल्म स्टार, स्टार लाइट, स्टार शिप, एक्शन स्टार, नॉर्थ स्टार, स्टार फिश। तो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ स्टार शेप थी जो एसोसिएटेड थी। बट ये हमें तभी पता चला जब हमें एक ऑब्जर्वेशन की स्किल है हमारे अंदर। दे वॉन्ट टू पुट योर क्रिएटिव थिंकिंग टू टेस्ट। दे वॉन्ट टू नो इफ यू हैव अ डिज़ाइनर्स आई फॉर डिटेल। सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में डिज़ाइनर आई। काफ़ी लोग कहते हैं मैम पार्ट बी में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या फिर अच्छी कॉम्पोजिशन सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास अच्छे आइडियाज़ ही नहीं हैं। आप डिज़ाइन एप्टीट्यूड में तो तभी स्कोर कर सकते हो ना जब आपके पास अच्छे आइडियाज़ हो। पर्सपेक्टिव वाले में चलो मैं समझ में आता है कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है, इस वजह से आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो। बट पार्ट बी के सेकंड क्वेश्चन यानी कि डिज़ाइन एप्टीट्यूड के लिए आपके पास अच्छी खासी आइडियाज़ की लाइब्रेरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास सिचुएशन आती है तो मेरे को क्या करना चाहिए या फिर क्या अप्रोच रहता है। उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकते हैं और अच्छी चीज़ें देखने से, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने से, अच्छे आइडियाज़ देखने से, पढ़ने से, समझने के लिए। तो इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और यूसीट के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम सेम चीज़ों को पढ़ते रहे, सेम क्वेश्चन करते रहे। कुछ बाहर निकलना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना ही बहुत ज़रूरी हो सकता है। आपको रियल लाइफ से कुछ क्वेश्चन आ जाए, और यूसीट एग्ज़ाम इज़ वेरी मच रिगार्डिंग दैट ओनली। ये बुक 2020 में लिखी गई, तो ये सिलेबस का ब्रेक डाउन 2020 और 2019 का है। इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, वरना इसको मैंने अपनी यूसीडी 21 डे स्ट्रैटेजी में डिस्कस भी करा है और कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है वो भी बताया। होपफुली आपने पढ़ लिया होगा। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि 2D विजुलाइजेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 3D विजुलाइजेशन के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद एक टॉपिक है जस्ट यूज़ योर हेड, उस पर क्वेश्चन आते हैं। और आजकल विजुअल कॉम्पोजिशन, आर्टिस्ट, इंग्लिश पे क्वेश्चन आना बंद हो गया, एंड ड्राइंग में भी अब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि अब 100 मार्क्स की हो गई ड्राइंग, यानी कि पार्ट बी। ठीक है, तो चलिए आगे इन सब को छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर 2D। तो यार, एक लाइफ का लेसन है टू बी ऑनेस्ट ये। डोंट टेक इट पर्सनली। कोई भी क्रिटिसिज्म, कोई भी हार्ड सिचुएशन को पर्सनली नहीं लेना है कि यार ये कैसे हो गया या फिर इसको तो मैं करके ही रहूँगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप पॉज करके ट्राई कर लो। हाँ, होपफुली तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, तुम्हारा आंसर 4 आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, किसी किसी का तो 8 है, 9 भी आया है, बट इसका आंसर 4 है। आंसर लिखा भी हुआ था। तो आंसर 4 कैसे आया, और अगर तुम्हारा आंसर 4 आ गया है, तुमने सही करा है कि नहीं। तो देखो, इसे करने के बहुत तरीके हैं, तुम परेशान रहते और बहुत टाइम लगता। तो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। तो इसमें मतलब ये होता है कि यार हर क्वेश्चन को हमें करना ज़रूरी नहीं होता यूसीड में। कई क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, जैसे लास्ट ईयर के पेपर में एक फिश वाला क्वेश्चन है।
मैकेनिकल फिश वाला, उसका आंसर किसी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे यूसीड में भी जिसका आंसर समझ में नहीं आ सकता, हो सकता है सिर्फ क्वेश्चन मेकर को ही समझ में आए, और कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। बट अपना दिमाग अगर आप उन गलत क्वेश्चन या फिर उन हार्ड क्वेश्चन पे निकालते रहोगे तो आप इजी मार्क्स छोड़ दोगे। आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए इजी मार्क्स बटोरना, फिर मीडियम लेवल पे जाना, देन अगर टाइम मिलता है तो हार्ड लेवल को कंप्लीट करना। बट शायद ही ऐसा है कि हार्ड क्वेश्चन आप करने का टाइम मिलेगा, यही बता रखा है यहाँ पे। मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आपको अगर आप कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और एक और एडवाइस दी गई है कि यू शुड नेवर लेट योर रफ शीट गेट दैट मेसी। अगर आपने इतने सारे ट्राई कर लिए तो आपकी रफ शीट ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होगी एंड बहुत सारा दिमाग आपको चल चुका होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका है ट्रस्ट इन सिमेट्री। टोटल इस शेप को हमने ईजिली एक डॉट पैटर्न में डिवाइड कर लिया, कंसिडरिंग दैट ये ब्लॉक्स हैं, और देन इसको स्टिक फिगर की तरह ड्रॉ करा गया है। देन इसको रिपीट कर करके डिवाइड, लाइक हर ऑपरेशन को इंटू 4 कर देंगे, हर ऑपरेशन को इंटू 4 किया गया है। देन यहाँ पे फिर ये शेप ऐड करके इंटू 4 कर दिया, तो सिर्फ कॉर्नर्स के वो बच जाते हैं, दैट इज़ 4 ब्लॉक्स रिमेनिंग एंड दिस इज़ योर आंसर। तो यार ये क्वेश्चन जो था सिंप्लीफाइड डायग्राम की वजह से करा जा सकता था, आसानी से तो नहीं बट हाँ कम टाइम में, बट तुम्हें एटलीस्ट 5 मिनट तो इस क्वेश्चन में लग ही जाएंगे अगर तुम्हारे पास ये पहली बार आ रहा है। बट हमारा एम क्या रहता है कि हर क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना, तभी हम जाके 120-140 मार्क्स तक का अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे जो है टू स्केच नॉट टू स्केच और नॉट टू स्केच। हर क्वेश्चन में स्केच करने की ज़रूरत भी नहीं होती, बट कुछ क्वेश्चन में स्केचिंग से आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। आप इस क्वेश्चन में स्क्रीन को सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो, हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ होगा तो बहुत टाइम लग गया होगा, 5 से 10 मिनट का। बट अगर आप इस क्वेश्चन को ड्रॉ करके करते तो आप बहुत जल्दी कर लेते, रैदर देन आप घंटों तक स्क्रीन को देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, बट आंसर ऐसे नहीं निकलेगा। आंसर के लिए आपको ट्रिक्स एंड टिप्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर निकालने की सबसे बड़ी ट्रिक यही थी कि यार हमें पता है कि ये जो ओरिएंटेशंस हैं इन्हें फ्लिप करके ये आएंगी इसमें। ये जो ओरिएंटेशंस हैं अगर इस बॉक्स में आ जाए तो 1 या 2 बन रहा है इनसे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन में आपको ये तो समझ ही आ रहा है कि जो 2 है और 3 है ये आपस में मिरर इमेज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है अगर हम देखें तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। उसे अगर आपने अपनी रफ शीट पर ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तब आपको स्केच बनाना पड़ेगा। तो आप नंबर 1 के फिगर को अपनी रफ शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद उसको आप इन फिगर्स के ऊपर रखेंगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसे कि नीचे बता भी रखा है। आसानी से आंसर के लिए आपको इस क्वेश्चन को स्केच कर लिया, देन उसके बाद इसमें ब्लू पेन से कर रखा है, तो आपका आंसर इजीली पता चल गया ना, आप उसके लिए बिल्कुल श्योर है। जब आपने इसे इरेज करा तब आपके पास ये आंसर आ गया है। देन दिस इज द फिगर ऑब्टेन्ड इज ऑप्शन ए। इसकी रोटेशन एंड रिफ्लेक्शंस को आपको चेक करना है बी एंड सी के लिए। ए एंड सी तो आपस में एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस ही हैं, और बी जो है वो भी सेम वर्क करती है। तो एक डिज़ाइनर के बाद डिसेंट स्केचिंग एबिलिटी तो होनी चाहिए और फास्ट स्केच करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो आपका आंसर इससे तो आ ही गया होगा। बट इसको करने का एक और आसान तरीका है जो मैं शीट वाले मेथड से बता सकता हूँ, कि आपने इसको अपनी शीट पर ड्रॉ करा और इसको अलग अलग ऑप्शंस के ऊपर लेके चले गए, देन आपको आंसर फॉर श्योर पता चल जाएगा कौन सा सही है, एंड आपका आंसर ए, बी और सी आ जाएगा। तो इसको करने का एक और आसान तरीका हो गया, रैदर देन आप इसको ड्रॉ करें बैठकर सबके लिए अलग अलग ड्रॉ करें, एक बार आपको उसको ड्रॉ करके बस आंसर से ऊपर रख सकते हो और आपका आंसर सही आ जाएगा। अगर आपके पास शीट है और शीट से आपसे नहीं होता तो आप ये कर सकते हो, एक ट्रांसपेरेंट शीट ले जा सकते हो अपने पाउच के अंदर, या फिर अगर आपका पाउच ही ट्रांसपेरेंट है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो फॉर ड्राइंग योर आंसर्स।
बट हाँ, इस साल मार्कर ले जाना अलाउड नहीं है, तो ऐसा कुछ मत करना जो अलाउड ही नहीं है, तुम लेके चले गए, तो उससे तुम्हारा पेपर डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। ठीक है, तुमने ट्राई तो कर ही लिया होगा, अब देखते तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। देखो, इस क्वेश्चन दीज क्वेश्चन आर नॉट मेंट टू बी स्केच्ड एट ऑल, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या किस में क्या हो रहा है और कैसे कैसे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम स्केचिंग दीज क्वेश्चन। कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें तुम सोचोगे यार स्केच कर लेता हूँ, बट नहीं, वो स्केचिंग से नहीं होने वाले हैं, वो तुम्हें समझना पड़ेगा विद प्रैक्टिस एंड ऑल। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें सिर्फ कुछ ही डॉट्स पे फोकस करना है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन पे भी देखा था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बट हमारा फोकस कुछ ही चीज़ों पर अगर रहेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये जो डॉट्स हैं वो रोटेट हो रही हैं, तुम देखोगे ये वाला फिगर इधर आ जाता है, देन इधर आ जाता है, देन इधर आ जाता है, तो ऑब्वियसली ये वाला इधर जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ अ MCQ क्वेश्चन। तो अगर MCQ क्वेश्चन है तो ऑप्शन तो एक ही सही होगा, तो हम सबसे पहले वो लोग एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें ये पार्ट इधर नहीं है। तो इसमें भी नहीं है, देन इसमें भी नहीं है, और ये दोनों ऑप्शन सिमिलर हैं, देन हमारा सेकंड डाउट या सेकंड उस पर जा सकता है कि 3 डॉट पास में ये वाली है, ये वाली डॉट्स हल्की सी इधर जाती है, हल्की सी इधर जाती है, हल्की सी इधर जाती है, देन लगभग, तो इस आंसर में 2 ही डॉट हैं, ये तीसरी तो है ही नहीं। देन ऑप्शन ए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एंड और दूसरे ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाता है, ऑप्शन ए। तो यार आपने कुछ चीज़ें देख ली हैं, एंड आपको इस तरीके के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेने वाले हो, और डिसीजन आपका रहेगा हर जगह कि कौन से क्वेश्चन में स्केच करना है कि नहीं। कुछ कुछ लोग स्केचिंग करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करने का तरीका खुद का आपका होना चाहिए, अपनी ट्रिक्स आपको खुद ही बनानी है। फिर आते हैं पैटर्न काउंटिंग क्वेश्चन पे। ये बहुत लोगों का नाइटमेयर है, एंड बहुत लोगों को इससे डर लगता है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका बताने वाले हैं जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, मैंने पहले ही बताया था आपके पास इस एग्ज़ाम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बट आपको उसे छाट छाट के सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वो हैं, और उसे याद रखना कि यार इनमें से कौन सा कितने डिफरेंट टाइप के वो हैं और कौन से पाइनएप्पल एक बार अपीयर करते हैं, इज़ वेरी मुश्किल, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसको करने का एक तरीका है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करें। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है कि आप इसको डिवाइड कर लें ब्लैक और वाइट पाइनएप्पल्स में, उसके अंदर आप पैटर्न्स ड्रॉ कर दें, और जो एक से कई बार आ चुके हैं उनके आगे कुछ ना लिखें, और जो एक ही बार आए उनके आगे ओनली 1 लिख दें। तो ये वाला पाइनएप्पल, तो इससे आपका आंसर 2 आ जाएगा। इन तरीके के क्वेश्चन में आपको डेटा को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना होता है। देन आप इसमें भी जा सकते हैं कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मोटिव अपीयर इन द फिगर ऑन द राइट, फ्लिप एंड रोटेशन आर मेंट टू बी काउंटेड सेपरेटली, फॉर एग्जाम्पल द मोटिव P एंड Q आर डिस्टिंक्ट। तो ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, और इसके अंदर हमें आंसर निकालना है कि कितने तरीके के डिफरेंट मोटिव हैं। यार इस तरीके के क्वेश्चन यूजुअली डिफ़िकल्ट होते हैं, एंड लास्ट ईयर भी एक सिमिलर क्वेश्चन आया था जो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आपको करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो अभी इसे पॉज करके सॉल्व करें। तो इसे करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप कितने वो हैं उसके आपने नंबर्स लिख दिए, सिंप्लीफाई कर दिया डायग्राम को, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने भी हैं एक रो में 6, तो आपने 18 तक नंबर्स लिख दिए, एंड जो जो रिपीट हो रहे हैं उन सबको आपने काट दिया। आपने इस डायग्राम को सिंप्लीफाई कर दिया, और जो जो रिपीट हो रहे हैं आपने उनको काट दिया। जैसे कि 1 6 और 9 एक ही हैं, तो आपने उनको काट दिया, तो ये यूनिक एक ही पैटर्न हुआ। फिर ऐसे कर करके आपने इसी प्रोसेस को 2 के साथ करा, तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो दिस सेक्शन इज़ हाउ टू नॉट कैलकुलेट एरिया। तो यार एरिया वाले क्वेश्चन हर साल यूसीडी में बहुत ज़्यादा आते हैं, और बहुत लोगों की डिफ़िकल्टी होती है इसमें, और उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत आसान होता है। इसमें हमें एरिया कैलकुलेट नहीं करना होता है, इसमें एक मेथड होता है जिसमें हम शिफ्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, अरेंज ऐसे करते हैं जिससे कि वो एक कॉमन फिगर बन जाए।
तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे, जैसे कि मैं तुम्हें 2023 का क्वेश्चन पहले करवाता हूँ, ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। जो इस बुक में दे रखे हैं वो थोड़े मुश्किल हैं कंपैरेटिवली, और तुम्हें जल्दी समझ में भी आएगा यार। इस क्वेश्चन को करने का सबसे ईजीएस्ट अप्रोच मैं बताता हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो तो यही दिमाग लगाना होता है। देखो, तुम्हें ये गाइडलाइन यूसी ने ऐसे फालतू में नहीं दे रखी है कि यार बस ऐसे दे दिए और तुम बस देख लो उसे। नहीं, यूसी हर एक चीज़ का पर्पज़ होता है, अगर वो फिगर में कोई चीज़ दे रहा है तो इस फिगर में सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रहा है? कोऑर्डिनेटर्स दिख रहे हैं, 1, 3 और 4 कोऑर्डिनेटर्स दिख रहे हैं तुम्हें इस फिगर में। तो मैंने क्या करा कि जो ये वाला कोऑर्डिनेटर है, एक सेकेंड, तो जो ये वाला, तो ये जो ये वाला कोऑर्डिनेटर है एंड जो ये वाला कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, इन दोनों को मिक्स, इस वाले कोऑर्डिनेटर को मैं अगर शिफ्ट करके इधर बना दूं, ठीक है, तो अपने पास अभी कितने हो गए? तो ये तो खाली हो गया, ये तो एम्प्टी एरिया हो गया, ये वाला एम्प्टी एरिया हो गया, एंड 4, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 हो गया, और तीनों का सम क्या है जो रेगुलर हेक्सागन है? दैट इज 720 यूनिट, ठीक है। 720 यूनिट्स है तीनों का सम। तो अगर हम देखें 720 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 720 डिवाइड बाय 3, अगर हम करें तो 240, तो आंसर कम्स 240 यूनिट्स, 240 यूनिट्स आता है। देन इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं, 2, 3, 4, दिस होल, दिस होल, दिस होल, दिस होल, ठीक है। तो ये दिस वाज 240 यूनिट्स, तो 240 यूनिट्स डिवाइड बाय 4, that will be 120 divided by 2, there will be 60, that would be 60 यूनिट्स, ठीक है। अभी 4 में डिवाइड हो गया, और लास्ट फिगर में अगर हम जाते हैं, लास्ट फिगर में हम जाते हैं तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1, 2, 1, 2, 3, 4 इसमें हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। बट हमें, अगर हम ये वाले एरिया को इधर शिफ्ट, सॉरी, अगर हम इस वाले एरिया को इधर शिफ्ट कर दें, यानी ये वाला एरिया इधर हो गया, ठीक है, तो क्या हमें किसका एरिया निकालना है टोटल? सिर्फ इन दोनों एरिया का, और ये दो एरिया ब्लैंक रहेंगे। तो इन दोनों का अभी टोटल एरिया कितना था इसका? 60, देन 60 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि दो एरिया ब्लैंक हैं, दो तो हाफ में डिवाइड कर रहे हैं एक तरीके से हम इसे, हमें बस इस एरिया का निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसका आंसर आएगा 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स विल बी इट्स आंसर, एंड इट इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे हम करने वाले हैं एरिया वाले को सॉल्व, कि इधर से उठा के चेंज कर देना, इसको आसान कर देना, इजी सॉल्वेबल उसमें। और यूजुअली ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, बस तुम्हें समझना पड़ता है, बस तुम्हें समझना पड़ता है यार इसे आसान कैसे करें। देन हम इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो यार तुम्हें इसमें दिख रहा है कि यार सिमिट्री है, सिमिट्री कहाँ है
कि ये वाली शेप, ये वाली शेप, ये वाली शेप और ये वाली शेप सब इक्वल है, कोई बड़ी ना कोई छोटी, ठीक है, चारों इक्वल है। और तुम्हें ये दे रखा है, और तुम्हें सबसे पहले क्या दिखना है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, एक लाइक सर्कल बन सकता है इससे, अगर इन चारों को ऐड कर दे तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा। कैसे समझ में आ रहा है मुझे ये, तो मैं खुद ऑब्जर्व करा। तुमने खुद ऑब्जर्व करा कि अगर मैं इसको ऐसे ऐड कर दूँ, ठीक है, इसके ऊपर एक और ऐड कर दूँ, कोऑर्डिनेटर बन गया। जब हम इसको यहाँ पे लाए थे, जब हम इसको यहाँ पर जब हम इसको यहाँ पर लाए थे, और अगर हम इन दोनों को यहाँ पर और इसको यहाँ पर लें तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, जिसमें एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसको x से एक्सटेंड करेंगे तो ये भी वो बन रहा है, बट तो इससे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो तुम देखोगे कि हमने इस फिगर को हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, B1, B1, B2 और B3, ठीक है। और इस वाले एरिया को, एम्प्टी एरिया को हमने W1 रखा है। तो यार इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए हम B3 को ऊपर ले जाते हैं इधर, ठीक है, तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एंड ये जो है एक एम्प्टी एरिया बन जाएगा, जो कि एक तरीके से सेमी सर्कल है। इसको कंप्लीट करें तो ये एक स्क्वायर बनेगा, वैसे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे भी 7 का स्क्वायर है, जो कि रेडियस भी है उस सेमी सर्कल का, ठीक है। तो इसमें हमने वही कर रखा है कि एरिया ऑफ द शेड पोर्शन इज B2 प्लस B1 प्लस B3, B2 प्लस B1 प्लस B3, सॉरी हाँ, B2 प्लस B1 प्लस B3। तो इसमें B2 का हमें देखो, इसमें हमें हमें B2 का एरिया पता है कि वो एरिया ऑफ द स्क्वायर का हाफ है, ठीक है। और एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, R²/2, यानी कि 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो इट्स 49/2, ठीक है। माइनस द एरिया ऑफ सर्कल बाय 4, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल का भी हाफ है, एक क्वार्टर है। B1 प्लस B3, मतलब B1 प्लस B3 क्या है कि अगर हम स्क्वायर में से सेमी सर्कल का हाफ, अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, इसमें से हमने ये डिलीट कर दिया, माइनस कर दिया, तो बस ये शेडेड एरिया बच जाता है। तो हमें पता है B1 प्लस B3 के लिए हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल बाय 4 करना है। तो R² माइनस πr²/4, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करके भी दिखाया, तो इससे कि तुम्हें ढंग से समझ में आ जाए कि देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है। B2 का तो हमें एरिया पता चल गया, B2 इज इक्वल्स टू 49/2। अगर हमें ये B1 प्लस B3 निकालना है, B1 प्लस B3 निकालना है, तो सिंपली एरिया ऑफ द स्क्वायर जो होगी 49 माइनस एरिया ऑफ द सर्कल इज πr², तो 22/7, R² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 और बाय 4 हो जाएगा। 7 से 7 तो कट गया, देन इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दिया, 11। तो इसमें क्या आ रहा है, 49 माइनस 77/2 ये आ रहा है, ठीक है। और जो टोटल एरिया है इन तीनों के एडिशन से आ रहा है। पहले तो इसको ऐसे लिख लिया, देन अगर इसको डिवाइड 2 करा तो इसका आंसर विल बी 98 माइनस 77, जो कि क्या है, दैट वुड बी सिंपली बस 21/2, ठीक है। एंड अगर हम हमारा जो एरिया था वॉज 49, अब इसका ये B1 प्लस B3 था,
तो अगर ये B1 प्लस B3 था, ठीक है, यानी 21/2 है प्लस 49/2। तो एक बार इसे इरेज कर देता हूँ। B3 चाहिए, B, तो ये है प्लस 21/2, तो इसका 2 कॉमन हुआ, तो आंसर विल बी, तो हमने इसको प्लस करा तो आंसर विल बी 70। 70/2 इज 35। 35 इंटू कितने ए हैं, 1 2 3 4, 35 इंटू 4 विल बी सिंपली 140 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, तो जो कि हमारा टोटल आंसर है। ठीक है, ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, तो यार इस क्वेश्चन में भी तुम देखोगे कि फिगर क्या है। एक ये तो पॉज करके पहले, तो सबसे पहले पॉज करके इसे कोई सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कर ली होगी। तो इस फिगर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तुम देखोगे यार ये जो फिगर है ये सेम है। तुम चाहे तो स्क्वायर करके डिवाइड करो, तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ, सिंपल है वैसे, ज़्यादा कोई वैसा मुश्किल नहीं है, बट हाँ ठीक है। तुमने ऐसे डिवाइड कर दिया इसे। अब तुम कहोगे यार ये कैसे डिवाइड करा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसे नीचे फिगर में मैं दिखा देता हूँ कि ये वाली शेप ऐसे से डिवाइड हुई है। थोड़ा टिल्टेड व्यू है उसका, कि ये ऊपर का ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल एंड ये रेक्टेंगल ऐसे गया, एंड तुमने सिंपली बस इस वाले को इसके ऊपर रख दिया। तो ये क्या बन गया करके, ये एक रेक्टेंगल बन गया, यानी कि छोटा रेक्टेंगल था, ये प्रॉपर मिलके स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर इसका 1/4 है। अब तुम करोगे यार ये 1/4 कैसे हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। पहला तो तुम कभी कोई भी ऐसे, पहला तुम यूसीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ विजुअली सॉल्व होंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रही होंगी। बट इसमें सिंपल सा रीज़न ये है कि तुम देखोगे कि ये दोनों एग्जैक्ट सेम दिख भी रहे हैं। तो इसकी अगर जैसे कि 16 थी टोटल की लेंथ, इसकी टोटल की लेंथ 16 थी, इस वाले हाफ की विल बी 8, देन इसकी विल बी 4। अगर ये भी 4 है तो इसके ऊपर गया, तो इसकी ये भी 4 हो गई, 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 ये स्क्वायर बन गया। एंड ये भी 4 थे, तो ये वही 1/4 हो गया इसका। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी 8 थी। देन तुमने इसे निकाला, तो सिंपल सी बात है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है। 4 का स्क्वायर इज सिंपली, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर इज सिंपली 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसका आंसर सिंपली निकाल लिया कि यार 16 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 96। और 6 क्यों, क्योंकि 6 ए थे, 1 2 3 4 5 एंड 6 फिगर्स से, और इसको हमने ए लेट करा है इस फिगर को, जो बाद में जाके प्रॉपर स्क्वायर बन जाता है। एंड 6a दैट इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। देखो यार, अब आने वाले हम सबके एक फियर पे, जो काफ़ी लोगों का फियर है, टाइपोग्राफी एंड फॉन्ट। यार मतलब हर किसी को डर लगता है टाइपोग्राफी फॉन्ट, क्योंकि तुमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। ठीक है, बट मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये बहुत इजी टॉपिक होते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें मैं बता देता हूँ कितने टाइप ऑफ फॉन्ट्स होते हैं। तो बेसिकली 2 तरीके के फॉन्ट होते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। तो सेरिफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं, जो पुराने स्टाइल के फॉन्ट्स रहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल फॉन्ट्स वगैरह, ये अलग अलग उसमें वो हो गए स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तरीके टाइप्स हो गए उसमें, बेसिक सब टाइप्स हो गए। और सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं, जिसमें स्लाइड प्रोजेक्शन हो स्ट्रोक्स में, लेटर फॉर्म्स में वगैरह, कॉल्ड सेरिफ। जो ये तुम्हें थोड़ी चोच कह सकते हो या फिर एक पॉइंटी सी कह सकते हैं ना, इसे ही कहते हैं सेरिफ। ठीक है, पीछे ये सेरिफ होते हैं, और इनका यूजुअली जो होता है सेंटर, मतलब ऐसे वेरिएशन होता है विड्थ में, एंड ये सेंटर
एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता, थोड़ा स्लाइटेड होता है। देन तुम्हें ये विड्थ में चेंज दिख रहा है, देन तुम्हें बॉटम में दिख रहा है, देन टॉप में दिख रहा है, ये सेरिफ होती है। तो इसके कुछ पॉज करके तुम इसे पढ़ सकते हो, वरना अगर तुम मुझे पर्सनली मैसेज करोगे तो तुम्हें इसे मैं आर्टिकल भी भेज दूंगा, वरना हमारे ग्रुप पे तो मैंने भेज ही रखा है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो हाँ, ट्रेडिश तो फिर हाँ, पहले ही ओल्ड स्टाइल हो गया, देन दिस इज ट्रांजिशनल। तो इसमें बस थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं जो तुम पढ़ सकते हो। और देखो तुम्हें फिर ये मॉडर्न आ जाता है, ये थोड़ा यूज़ होता है हार्वर्ड वगैरह के लोगों में कहीं पे। और फिर स्लैब सेरिफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है, और दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट स्लैब सेरिफ में सिंपली सेरिफ की जगह स्लैब आ जाता है, जो सेरिफ को चेंज करते हुए टाइप राइटर वगैरह में थोड़ा बहुत अगर तुमने देखा हो तो यूज़ होता था। देन फिर ये गाइफिलिक आ जाता है। देन देखो फिर सैन सेरिफ में आ जाता है। सैन सेरिफ मतलब विदाउट, सैन का मतलब ही विदाउट होता है, तो जिसमें सेरिफ ही ना हो, ठीक है, तो जिसमें सेरिफ ही ना हो। सैन का मतलब होता है विदाउट। तो ये सिंपली तुम फिर ऐसे कई सारे टाइप्स आ जाते हैं इसमें भी, जिसे तुम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बट दिस इज नॉट रियली, बट बट देखा जाए दिस इज़ नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब इनके टाइप्स वगैरह थोड़ा सा तुम्हें बस बेसिक बेसिक समझना है कि देखो इसका सेंटर जैसे ओ है, ये सेंटर अलाइंड है। देन तुम ये जो पढ़ सकते हो कि इसमें डबल स्टोरी जी बनाया है। देन ये एस में इवन है एकदम, मिरर इमेज भी काम करेगी। देन ओ, तो ये काफ़ी सिंपल टाइप ऑफ फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें स्ट्रोक्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं। इसके बारे में बता दो, स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, स्क्रिप्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उसी के हिसाब से फॉर्मल स्क्रिप्ट हो गई, क्या क्या होता है, कैजुअल स्क्रिप्ट होगी, तुम इसे पॉज करके पढ़ सकते हो, बट दैट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट हाँ, फिर मोनोस्पेस्ड फॉन्ट हो गए, तो ये फॉन्ट जो ज़्यादातर यूसी वगैरह में, क्वेश्चन वगैरह में आते हैं, डिस्प्ले फॉन्ट्स के, तो ये तुम खुद से पॉज करके पढ़ सकते हो। और आर्टिकल वगैरह तुम्हें चाहिए होगा तो मेरे को मैसेज कर सकते हो ग्रुप पे, ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को चैलेंज करके समझ में आया कि करना क्या है, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन का टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, पॉज करके इसका आंसर निकालो और बताओ क्या आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू है, पहली बात तो उस हिसाब से आंसर निकालना, आप पॉज करके बताओ, ठीक है। आंसर देखते हैं तुम्हारा क्या आया है। सबसे पहली बात, तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कभी भी जैसे टाइपोग्राफी या फॉन्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम ना, तो उसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि यार इसके एंड्स में क्या है। इसमें लिख भी रखा है नीचे, अगर तुम पढ़ो तो, लुक एट द टिप्स एंड इंटरसेक्शन प्रोवाइड द मोस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप फेस इन ग्राफिकली। देखो हर किसी में विड्थ तो होती है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो पतला हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा पतला हो गया, ये थोड़ा कनेक्शन में एन या जो भी है ये इसी कनेक्शन में पतला हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें तो ऑब्वियसली है ही, बट सबसे ज़्यादा में एंड्स में होता है कि जो सेरिफ्स हैं या सैंस सेरिफ है, किस तरीके से हैं सेरिफ्स अगर हैं तो, ठीक है। तो तुम्हें ये देखना पड़ता है कि फॉन्ट में क्या होता है, सेंटर अगर कोई लाइन जा रही है जैसे कि इसमें, तो किस तरीके से डिवाइड हो रखा है, ठीक है। ये अगर ये वर्टिकली डिवाइड हो रखा है, ऐसे क्या डिवाइड हो रखा है। बट हाँ, तुम देख सकते हो जैसे कि ये मिरर इमेज, फ्लिप फ्लिप इमेज है, तो हाँ। तो अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, देख से करते हैं पहले ये क्वेश्चन। सबसे पहले तुम फर्स्ट उस पर जाओगे, तो यार ये तो सबसे इजी शेप अगर हम देखें तो ये वाली शेप है जो तीनों में कांस्टेंट है। बट तुम देखोगे कि ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, बट ये स्मूथ नहीं है, इसमें कांटा सा रखा है, एक थोड़ा सा हार्श है। देन ये वाली शेप भी अभी तक हमें ऐसी कोई शेप तो दिखी भी नहीं है, ये भी पता नहीं क्या ही है, तो ये तो एलिमिनेट ही हो गई है। देन ये शेप अगर तुम देखोगे काफ़ी सिमिलर जो है इसमें और इसमें लग रही है, ये अगर तुम इसमें देखोगे तो इसमें उल्टा हो रखा है। क्या उल्टा हो रखा है कि यहाँ से ये पतला है, सेंटर से मोटा है, यहाँ से पतला है, ठीक है। बट जबकि उल्टा हो रखा है इस फॉन्ट में कि सेंटर से मोटा है, एंड से सेंटर से पतला है, एंड से मोटा है,
तो इस फॉन्ट में ये फॉलो नहीं हो रखा। और दूसरा, इसकी जो टिप है वो भी थोड़ी स्मूथ है। अभी तक तुम देखोगे ये वाली स्मूथ टाइप की कर्व वाली टिप कहीं पे है नहीं, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इसका ए नीचे से पूरा सेम है। ठीक है, देन ये वाला शेप भी प्रॉपर सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस बस यहाँ पर आता है। ठीक है, कि टिप कौन सी है। तो अब तुम देखोगे कि इस फिगर में अब तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है, यार ये वाली मैच कर रही है इससे, ठीक है, और ये वाली मैच कर रही है इससे। सिंपल सी बात है, कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार क्या है। काफ़ी लोग इसका लॉजिक नहीं बताते, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो इस फॉन्ट में तुम हर जगह देख रहे होगे कि ये इस फॉर्म में देखना, ये शेप में, ये है, इनर फॉन्ट्स हैं, या फिर ऐसे है, ऐसे। ठीक है, ये गैप तुम्हें दिख रहा है और ये जॉइंट्स सब इसी तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हें वो नहीं दिखेगा, इट ऐसा है। बट यहाँ पे वही एंगल जो है वी शेप, या फिर ये जो शेप है कंटिन्यूएशन में आ रही है, एंड ये वाला इसको भी कॉपी कर रहा है। तो फॉन्ट यही होगा, एंड यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट ईयर आया था, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है कि इसमें बताना सेम फॉन्ट फैमिली से कौन से हैं। और ये एमएस की क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो यार तुम्हें देखना है कि हिंदी लेटर्स में कौन से लेटर सेम होते हैं। तो तुम देखोगे वा और का सेम रहते हैं। देन फा का पा, और देखो फा है ये, और ये पा सेम रहेगा। देन अगर तुम देखोगे माँ और गा सिमिलर होते हैं, तो इसमें वैसे नहीं आ रहा है ऐसा। तो ये ऑप्शन पहली बात तो अगर तुम एलिमिनेशन देखोगे तो ये तो आउट हो गया, क्योंकि इसमें वो इस तरीके की जो घुंडी है वो नहीं आ रही है। ठीक है, जो भी इसे बोलेंगे इसे, सॉरी, इसमें अलग आ रही है, इसमें अलग आ रही है। ठीक है, तो फिर अगर हम यहाँ पे जाएंगे डी में देखते हैं, जो थोड़ी इजीली सिमिलर लग रहा है कि हाँ यार का में तो वो शेप आ रही है, देन आ में तो प्रॉपर शेप आ रही है। देन अगर तुम ला भी देखोगे तो ला भी मैच कर रहा है, बट ये थिन है। सेम फॉन्ट फैमिली का ये बोल्ड या फिर डार्क हो सकता है, विड्थ चेंज हो सकती है। तो ये तो सही है, डी तो सिंपली आंसर समझ में आ रहा है। देन अगर तुम व और त में जाओगे तो तुम्हें का से कंपेयर होके समझ में आ रहा है कि यार ये तो सेम ही है। देखो विड्थ भी उसी तरीके से चेंज हो रही है इसमें, तो समझ में भी आ रहा है कि हाँ यार ये तो एकदम सेम ही है, पा और इसका डंडा भी सब में मैच हो रहा है। तो यस, ये सेम है। अगर तुम इसमें जाओगे तो सब तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ ऐसे ही है। मात्रा भी तुम देखोगे, मात्राएं तो इस तरीके से ही कुछ जा रही है जो इसमें जा रही है। ठीक है, उसके अलावा हम, तो ये पा का मैच हो रहा है, तुम देखो एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है। तो ये फॉन्ट सिमिलर ही है। का भी ये मैच कर रहा है, तो देखो का भी ये मैच कर रहा है एग्जैक्ट। तो ये भी एक फॉन्ट है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन डा में आ रहा है, जैसे कि हो सकता है तुम्हारा फॉन्ट कुछ अलग आ रहा हो दूसरे लेटर में, वैसे तो नहीं आएगा, अगर एक लेटर मैच कर जाता है दूसरे में नहीं आएगा, बट हाँ अगर दूसरे में आ रहा है तो इस एमएसक्यू में करना तुम इजी ऑप्शन मार्क करके, जिसमें तुम्हें कन्फ्यूजन हो छोड़ देना था। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुमने दो इजी ऑप्शन मार्क कर दिए और तुमने एक गलत वाला कर दिया तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन में नेगेटिव बना रहा है। बट अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है तो तुमने ये छोड़ दिया और सिर्फ ये दोनों टिक करे तो तुम्हें +2 मिलेंगे। और अगर ये दोनों ही सही आंसर थे तो तुम्हें +4 मिल रहे थे, बट तुमने एक ज़बरदस्ती टिक करके अपने -1 कर दिए। तो ये चीज़ याद रखना है, या तुम्हें +4 आते या +2 आते, बट अब तुमने ज़बरदस्ती लालच के चक्कर में -1 करवा ली। तो ऐसा नहीं करवाना है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखो यार, जितने क्वेश्चंस होने थे इतने टाइम में हो गए। लंबी हो गई है, 20 से 30 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, मे बी हो और बड़ी भी हो सकती है। तो मैंने अभी तक इस चैनल पे इतनी बड़ी वीडियोस अपलोड नहीं करी। अगर तुम्हें और पार्ट ए से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, ठीक है, और तुम चाहते हो ये बुक को मैं कंप्लीट करूँ, तो इस वीडियो पे 100+ लाइक दे देना। मैं ऑलरेडी इस वीडियो पे काम कर रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे मुझे सही एंगेजमेंट या वो दिखती है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा तुरंत।
ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अभी मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, जैसे क्या तुम खुद देख रहे हो 19 जैन है, और रात को 3 बजे मैं इसमें काम कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं, एफर्ट्स के लिए लाइक तो बनता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर मैंने तुम्हारे एक भी क्वेश्चन में हेल्प करी है ना, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर वीडियोस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट पार्ट इस पे ही आने वाला है। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू।